हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। कक्षा 11 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो आपको आने वाले समय में, आने वाले 2 साल तक बहुत उपयोगी होने वाला है। खैर, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो ये है कि चूंकि आप सभी बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को जो भी पढ़ा रहा है, जो भी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो 11वीं 12वीं में हो, वो सभी पूरी तरह से मुफ्त है। इसका मतलब है कि आपको कहीं पर कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदने की जरूरत है, ना कोई आपको ये कहने वाला है कि आपको इतना पढ़ने के बाद इतना पैसा देना होगा या इतना पढ़ने के बाद इतना पैसा देना होगा, जस्ट लाइक दैट। पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। आज हम लोग विविध प्रश्नावली हल करेंगे। किसी भी अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो अगर आपको लेवल से ऊपर जाना है तो थोड़ा सा वो हो जाता है विविध प्रश्नावली, थोड़ा सा लेवल से ऊपर। खैर, इसमें आपको बहुत अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है सबका निचोड़ इस प्रश्नावली में होता है। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर आप सवालों को खुद से हल करने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल है कि आपको यह सिद्ध करना है कि 2 कॉस पाई बटा 3 पाई बटा 13 गुणा कॉस 9 पाई बटा 13 प्लस कॉस 3 पाई बटा 13 प्लस कॉस 5 पाई बटा 13 बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले देखो, सवाल देखते पता चला कि ये 2 कॉस गुणा में है और 2 जोड़ में है। तो मुझे गुणा को जोड़ में बदलने वाली कुछ ऐसी चीजें याद होनी चाहिए जो मैं यहां लगा सकता हूं। मतलब गुणा को जोड़ में बदल दो या जोड़ को गुणा में बदल दो, जो आपकी इच्छा है। हमने सूत्र पढ़े थे ना, कॉस ए प्लस कॉस बी वाले। आप यहां कॉस ए प्लस कॉस बी लगा सकते हैं, या फिर कॉस सी इंटू कॉस डी लगा सकते हैं। मतलब कॉस सी का कॉस डी में गुणा हो तब क्या सूत्र लगता है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो मैं आपको पहले तो सूत्र से रूबरू करा देता हूं कि यहां कौन सा सूत्र लगने वाला है। देखिए, एक सूत्र हुआ करता था 2 कॉस ए कॉस बी। मतलब अगर 2 कॉस का गुणा हो तो हम उन्हें जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? तो अगर आपको याद हो तो इसका मतलब है कि आप पहले तो दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। याद है क्या? और ये कैसे आया? आपको कॉस ए प्लस बी का सूत्र याद है, कॉस ए माइनस बी का सूत्र याद है। दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस ए कॉस बी 2 बार मिल जाएगा। साइन ए साइन बी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दोनों कट जाएंगे। उसी नियम से, इसी नियम का प्रयोग करते हुए अगर मैं यहां लिखता हूं 2 कॉस कितना पाई बटा 13 कॉस 9 पाई बटा 13, तो यार ये ऐसा हो जाना चाहिए कॉस ए प्लस बी पाई प्लस 9 पाई बटा 13, है ना। पाई बटा 13 प्लस 9 पाई बटा 13 प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब पाई बटा 13 गुणा या माइनस 9 पाई बटा 13। तो क्या यहां पर आप लघुत्तम लेके इसे लिख सकते हैं कॉस 10 पाई बटा 13? ठीक है, इसे लिख सकते हैं कॉस का क्या, पाई माइनस 8 पाई माइनस 9 पाई, मतलब माइनस 8 पाई बटा 13। लेकिन मुझे यह पता है कि कॉस के अंदर ऋणात्मक चिन्ह रहने से कॉस का मान नहीं बदलता, ना चिन्ह ऋणात्मक आता है। मतलब अगर कॉस यहां पर माइनस 8 पाई बटा 13 लिखा है तो वो भी कॉस 8 पाई बटा 13 है। तो इसे लिख दिया जाएगा कॉस 8 पाई बटा 13। आप चाहें तो यहां ब्रैकेट में चीज को मेंशन कर सकते हैं कि चूंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसीलिए जो माइनस 8 पाई बटा 13 था वो 8 पाई बटा 13 ही रहा। ये ठीक है। तो ये जो सवाल है हमारे सामने जो बनना चाहिए था वो कुछ इस तरह से बना है। कॉस ये दोनों मिलके हो गए 10 पाई बटा 13 प्लस कॉस 8 पाई बटा 13 प्लस क्या, कॉस 3 पाई बटा 13 प्लस कॉस
5 पाई बटा 13। आपको इसे शून्य सिद्ध करना है। अच्छा, क्या आपने एक छोटा सा सूत्र और पढ़ा है? उस सूत्र को मैं फिर से यहां लिख देता हूं। सूत्र था कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब ये जो 10 पाई बटा 13 है, 10 को मैं लिख सकता हूं 13 माइनस 3, है ना? तो अगर आप 10 को 13 माइनस 3 लिखते हैं तो ये बन जाता है कॉस 13 पाई माइनस 3 पाई बटा 13 प्लस कॉस, यहां से बनता है 13 पाई माइनस 5 पाई बटा 13। साथ ही साथ ये कॉस 3 पाई बटा 13 को ना हम छेड़ेंगे ना इसे परेशान करेंगे, और कॉस 5 पाई बटा 13 को भी हम परेशान नहीं करेंगे। ठीक है क्या? अच्छा, 13 को जब इसको अलग अलग करोगे तो क्या ये पाई माइनस 3 पाई बटा 13 हो जाना चाहिए? ये जो लिखा ना 13 पाई माइनस 3 पाई, 13 को अलग अलग कर दो तो 13 से 13 जाएगा तो यहां पर तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ पाई। तो क्या यहां पर इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि ये पाई माइनस 3 पाई बटा 13 है? और वैसा ही अपन अगले वाले में कर सकते हैं कि ये पाई माइनस 5 पाई बटा 13 है। तो ये बचा पाई माइनस 5 पाई बटा 13। अच्छा, क्या कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है? होता है। तो ये बचा माइनस कॉस 3 पाई बटा 13, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बचा कॉस 5 पाई बटा 13, और यहां पर कॉस 3 पाई बटा 13 प्लस कॉस 5 पाई बटा 13। अब देखो यार, माइनस कॉस 3 पाई, कॉस 3 पाई बटा 13 माइनस कॉस 5 पाई बटा 13 प्लस कॉस 5 पाई बटा 13, सब कुछ जुड़ के क्या हुआ आखिरी में? शून्य। और हमें यही सिद्ध करना था। हो चुका सिद्ध। उम्मीद है ये सवाल आपसे आसानी से हल हो गया होगा। देखिए, दूसरा तरीका इस सवाल को हल करने का क्या था कि मैं यहां पर cos c प्लस cos d लगाता। अगर वो भी लगाते तो भी सही आता, उसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। बस वहां पर भी थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता, cos c प्लस d बटा 2, तो ये कितना आता? 5 पाई या 3 प्लस 5 8 बटा 2, मतलब 4 पाई बटा 13 आता। 4 पाई बटा 13 को लिखना पड़ता आप लोगों को माइनस या पाई माइनस 4 पाई बटा 9 पाई बटा 13। यहां बचता ना cos 4 पाई बटा 13, उसको लिखते पाई माइनस 9 पाई बटा 13, तो वहां पर ऋणात्मक चिन्ह आता। खैर, ये बात अलग है। अपन मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ये जो सूत्र है ये गुणा को जोड़ में बदलने का है, और cos c प्लस cos d दो cos के जोड़ को गुणा में बदलने का सूत्र है। खैर, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है साइन 3x प्लस साइन x गुणा साइन x। वो जो बाहर वाला साइन x है वो बाहर है, उसके साथ cos 3x माइनस cos x गुणा cos x बराबर 0 करना है। देखो, दो तरीके हैं। आप साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का सूत्र लगाइए, उसके बाद इनको आपस में गुणा कीजिए, और उसके बाद साइन का वर्ग cos का वर्ग लगाइए। वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, यहां पर आप साइन c प्लस डी और cos c माइनस डी का सूत्र लगा दीजिए, उससे ये सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। ये जो सूत्र है ना साइन c प्लस साइन डी, क्या होता है? तो साइन c प्लस साइन डी, सर सूत्र तो हमें याद है, 1 बाय 1 सारे सूत्र अपन लिख लेते हैं। पहला सूत्र है साइन c प्लस साइन डी। जब दोनों साइन होते हैं ना तब 2 लगता है आगे, वो तो सब में लगता है। साइन c प्लस डी बटा 2 कॉस c माइनस डी बटा 2। जब दोनों साइन होते हैं तो जो यहां चिन्ह है वो साइन में आएगा, जो इसका उल्टा चिन्ह है वो कॉस में आएगा। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस और यहां प्लस होता। दूसरा क्या है? दूसरा सूत्र यहां लिख देते हैं। दूसरा है cos c माइनस cos d। और जब दोनों cos होते हैं तो या तो इधर दोनों cos आते हैं या दोनों साइन आते हैं। दोनों cos कब आएंगे? जब यहां प्लस का चिन्ह होगा। दोनों साइन कब आएंगे? जब यहां माइनस का होगा। तो ये बन जाएगा साइन c प्लस डी बटा 2, साथ में साइन
c माइनस डी बटा 2, लेकिन जब यहां कॉस में माइनस होता है तो माइनस और साइन लगता है, दो तो सब में चल ही रहा है। खैर, तो इन्हीं फॉर्मूले की मदद से क्या आप साइन 3x प्लस साइन x की मदद ले सकते हैं? तो साइन 3x प्लस साइन x का मतलब 2 साइन, c प्लस डी 3x प्लस x 4x, 4x बटा 2 2x, कॉस c माइनस डी, तो कॉस c माइनस डी का मतलब 3x माइनस 2x या 3x माइनस x 2x, 2x बटा 2 भी होना है आखिरी में, तो सिर्फ और सिर्फ यहां बचेगा cos x। ठीक है, उसके बाद cos c माइनस cos d मतलब cos 3x माइनस cos x, c की जगह 3x, d की जगह सिर्फ x, तो माइनस 2 तो लगा ही दो पहले, साइन c प्लस डी बटा 2 3x माइनस x 4x बटा 2 2x, साथ में यहां साइन c माइनस डी 3x माइनस x 2x, 2x बटा 2x। क्या ये बात ठीक है? अगर ये बात ठीक है तो साइन 3x प्लस साइन x की जगह तो ये चीज लिख सकते हैं। तो इसी प्रश्न को अपन मेन मुद्दे पर लेकर आते हैं कि साइन 3x प्लस साइन x की जगह 2 साइन 2x cos x, तो ये बचेगा 2 साइन 2x cos x, और इसके बाहर में साइन x पहले से गुणा है, तो इसके बाहर में साइन x पहले से गुणा था तो अपन ने लगा दिया, प्लस प्लस क्या है, cos 3x cos x की जगह माइनस 2 साइन 2x cos x, तो यहां से बचेगा माइनस 2 साइन 2x cos x, और यहां अच्छा यहां पर cos x नहीं साइन x है, और यहां पर cos x है। देख लो, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, माइनस 2 यहां 2 2 साइन x साइन 2x साइन 2x, cos x है तो cos x यहां लिखा है, साइन x है तो साइन x यहां लिखा है, तीनों चीजें आपस में गुणा है, मतलब एक पद तो ये है, दूसरा पद ये है, ये धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, दोनों बराबर, तो जवाब आया 0। तो इसमें कुछ करना नहीं था हमें तो वास्तव में। अगर आप यहां पर साइन 3x और cos 3x लगाते तो सवाल बड़ा लंबा जाता। हमें पता है ना साइन 3x का सूत्र cos 3x का सूत्र, वहां से आपको सवाल काफी लंबा मिल सकता था। मैं नहीं कहता कि लंबा मिलेगा या छोटा सवाल मिलेगा, लेकिन तरीका ये ज्यादा सही है उसके कंपैरिजन में। चलिए, क्योंकि यहां 2 लाइन में सवाल हल हो चुका है, इससे ज्यादा और क्या आप सही तरीका लेंगे। चलिए, अगला सवाल है cos x प्लस cos y का वर्ग प्लस साइन x माइनस साइन y का वर्ग बराबर 4 cos का वर्ग x प्लस y होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ना यहाँ a प्लस बी का सूत्र लगा दिया। याद है ना, a प्लस बी का होल वर्ग कितना होता है, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। तो उसी नियम से ये तो हुआ cos का वर्ग x प्लस cos का वर्ग y प्लस 2 cos x cos y, प्लस लगाया। साइन वाले में भी यही बात की, तो साइन वाले में बात की तो क्या मिला, साइन का वर्ग x प्लस साइन का वर्ग y माइनस 2 साइन x साइन y। इसे थोड़ा सा ना मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूं। ये cos x और sin x को पास पास लिख दूं क्या, cos का वर्ग और sin का वर्ग को। तो अगर मैं cos के वर्ग को और sin के वर्ग को पास पास लिख दूं तो शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह cos का वर्ग y और sin का वर्ग y लिख दूं तो भी शायद कोई तकलीफ नहीं है। जोड़ वाली चीजों में हम ऐसा कर सकते हैं, किसे पहले जोड़ रहे हैं किसे घटा रहे हैं, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां से अब दोनों में से 2 2 तो बाहर निकाल सकते हैं, प्लस 2 आपको यहां पर मिला cos x cos y माइनस sin x sin y। अब एक छोटा सा सूत्र क्या था, सूत्र ये था कि अगर cos x cos y लिखा हुआ, या सूत्र अपन लिख लेते हैं ऊपर ऊपर, जरूरत इनकी बार बार पढ़ने वाली है, क्योंकि
तो अगर cos x प्लस वाई लिखा जाता तो ये होता cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यही था ना। तो क्या यहां पर आपको ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। cos का वर्ग प्लस साइन का वर्ग, बचपन में तो एक पढ़ाया था, तो आज भी एक होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए। बचपन मतलब 10वीं कक्षा में। तो इसका मतलब तो एक, इसका मतलब भी एक। cos का वर्ग x प्लस cos का वर्ग या cos का वर्ग x प्लस साइन का वर्ग x एक होता है। cos का वर्ग x प्लस साइन का वर्ग y, अगर दोनों कोण अलग अलग हो तो ये एक नहीं होता। इसीलिए cos का वर्ग इस साइन के वर्ग से जुड़ के एक है, ये cos का वर्ग y इस साइन के वर्ग y से जुड़कर एक है। तो एक और एक मिलकर हो गए दो, है ना। एक तो ये वाला, एक ये वाला, बाकी ये दो गुणा में था तो ठीक है। प्लस दो, ये बन गया cos x प्लस वाई। अरे वाह, सवाल तो बड़ा छोटा हो गया, हमें कुछ यहां करने की जरूरत नहीं है अभी तो, लेकिन अब कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। यहां से आप दो को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा स्पेशल सोचना। ये मिला एक प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए, आपको जो चाहिए ना, आपको उसके लिए सोचना होता है ना। तो अगर यहां x प्लस वाई बटा 2 चाहिए और cos का वर्ग चाहिए, मतलब ये जो cos x प्लस वाई है इसे वर्ग में बदलना है। और अपन ने एक और छोटा सा सूत्र, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस का वर्ग थीटा। अगर ऐसा पढ़ा था अपन ने, तो इसी सवाल में अगर आप x प्लस वाई को 2 थीटा मान लेते हो, क्या माना कि x प्लस वाई 2 थीटा है। क्या माना x प्लस वाई 2 थीटा के बराबर है। तो ये जो सवाल है वो बन चुका, 2 तो बाहर पहले से है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इस सूत्र की मदद से 2 कॉस का वर्ग थीटा होता है। तो ये मिलेगा 2, और यहां 2 कॉस का वर्ग थीटा। अब चूंकि x प्लस वाई 2 थीटा था, तो x प्लस वाई का आधा, 2 दूनी 4 तो ये हो गए, और यहां बन गया कॉस का वर्ग। चूंकि x प्लस वाई 2 थीटा था, तो x प्लस वाई का आधा थीटा होगा। थीटा का मतलब x प्लस वाई बटा 2। और इस तरह से जो आपको सिद्ध करना था आपने सिद्ध कर दिया बिना किसी परेशानी के। तो अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन कब कौन सा सूत्र कहां लगाना है? ये सवाल मतलब जब से गणित शुरू हुआ तब से चल रहा है ना। हमने भी अपने स्कूल में पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा सूत्र कब लगा रहे हैं, इतने सारे सूत्र हैं। तो ये सब जब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं ना, तभी चीज़ें याद होती है एकदम से। मतलब मेरे पास तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको यहाँ से, या कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से बोलूँ और आपको समझ में आ जाए। खैर, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। आप प्रैक्टिस से परफेक्शन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि सवाल भी अपना खत्म हो चुका है। फटाफट अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और अगर नहीं नोट करना है तो अपन बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 4 ये अपन फिनिश कर चुके हैं। उसकी फोटोकॉपी, लगभग वही सवाल है, पूरा सवाल वही है, बस सूत्र जो आखिरी में लगा था वो बदल जाएगा। वहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लगाया था, यहां 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। तो यहां पर देखिए cos x माइनस कॉस वाई का वर्ग sin x माइनस साइन वाई का वर्ग, उसी सवाल के जैसा। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं आपको इस स्टेप तक तो ला सकता हूं सीधा सीधा, अगर वर्ग करेंगे तो। cos x माइनस कॉस वाई, ठीक है, प्लस साइन का वर्ग x प्लस साइन का वर्ग y माइनस 2 साइन x साइन y। cos का वर्ग प्लस साइन का वर्ग 1, या cos का वर्ग x प्लस साइन का वर्ग x 1, cos का वर्ग y प्लस साइन का वर्ग y ये भी 1। तो क्या आपको 1 और 1 मिलकर 2 हो जाते हैं?
हो जाते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इन दोनों को पास पास लिखने के लिए -2 को इन दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो आपके पास यहां बचा cos x cos y प्लस sin x sin y। यार अब cos x cos y प्लस sin x sin y के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर बड़ा अच्छा ख्याल है। ख्याल ऐसा है कि जब भी cos x माइनस y होता है, मैं इसे cos x cos y प्लस sin x sin y लिखता हूं। क्या मैं ऐसा ही करता हूं? अगर ऐसा करता हूं तो ये जो सवाल है वो बन जाएगा 2 - 2 cos x माइनस y। फिर क्या करेंगे? फिर यहां से 2 को बाहर निकाल लेंगे, जैसा पहले किया था ना वही चीज करनी है। यहां से आपने 2 को बाहर निकाल लिया तो बचा 1 माइनस cos x माइनस y। वाओ, वैसे ये x माइनस y को 2 थीटा मान लो। क्या माना? माना। और जब तक ना मानेंगे कुछ होगा नहीं। 2 थीटा बराबर x माइनस y। ठीक है सर, इसका मतलब साफ साफ है कि थीटा बराबर x माइनस वाई बटा 2। देखो सवाल में हमें x माइनस वाई चाहिए, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये भाई साहब बन जाएंगे 2 गुणा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और आपको एक और सूत्र के बारे में जानकारी होगी। सूत्र यह था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा सदैव 2 साइन का वर्ग थीटा होता है। अरे यही होता है ना? तो अगर यही होता है तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन का वर्ग थीटा, तो 2 गुणा 2 साइन का वर्ग थीटा। अब भाई साहब 2 दूनी हो गए 4, साइन का वर्ग, बिल्कुल साइन का वर्ग, थीटा का मतलब x माइनस वाई बटा 2 इस सवाल में। इति सिद्धम, हो चुका हल। क्या ये सवाल था सरल? हाँ जी। तो इसको एक बार खुद से कर लेना कल, ताकि आप इसे भूलो नहीं। मतलब जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप एक बार खुद से अगर हल कर लेंगे तो आप उन्हें भूलेंगे नहीं, और अगर नहीं भूलेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। फायदा ही फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइन एक्स ठीक है, प्लस साइन 3x ये भी ठीक है, साइन 5x ये भी ठीक है, प्लस साइन 7x बराबर 4 cos x cos 2x साइन 4x। ओ अब देखो यहां सीखना होता है अप्रोच, है ना? जहां मैं सीरियस हो जाता हूं वहां अप्रोच सीखना होता है। देखो सवाल में आपको एक LHS दिया होता है, एक RHS दिया होता है। आपके सामने 2 टास्क होते हैं, या तो आप LHS को RHS बना दो या RHS को LHS बना दो। आप पहले सवाल को गौर से देखो। सवाल को गौर से देखते समय मुझे पता चला कि उधर तो बहुत सारे साइन है, यहां मुझे साइन 4x भी लेकर आना है। अब साइन 4x क्या होता है? साइन 8x का आधा। अब ये आधा शब्द क्यों प्रयोग किया आपने? क्योंकि जब हम साइन C प्लस साइन D लगाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आप इन दोनों में और इन दोनों में साइन C प्लस साइन D लगाते हो, तो C प्लस D बटा 2 होना चाहिए। तो C प्लस D मतलब x प्लस 3x, 4x बटा 2, तो 2 ही x आएगा। अपने को यहाँ 4x चाहिए। वैसे ये तो हो जाएगा 5x प्लस 7x 12x, 12x बटा 2 मतलब 6x हो जाएगा। हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें सवाल में 4x चाहिए। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम सोचेंगे कुछ और देखो कई बार है ना, क्या होता है कि थोड़ा सा हटके सोचने से सवाल जल्दी हल हो जाता है। आप जिस मेथड से, या मतलब अगर आपने सही सही फॉर्मूला लगाए तो आप कभी ना कभी इस सवाल को सिद्ध कर दोगे। अगर मैं इन दोनों को पास पास लिख देता, अगर मैं यहां पर x और 7x को पास पास लिख दूं, मतलब साइन x प्लस साइन 7x को पास पास लिख दूं, प्लस साइन 3x और साइन 5x को पास पास लिख दिया जाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x प्लस 7x मिलाकर 8x, उसका आधा 4x सवाल में चाहिए। 3x प्लस 5x 8x, उसका आधा 4x सवाल के अंदर वो भी चाहिए। मतलब मैं यहां पर साइन C प्लस साइन D खुशी खुशी लगा सकता हूं। तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आएगा
वो यही है, अगर सूत्रों की बात की जाए, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन, जब दोनों साइन होते हैं तो एक साइन और एक कॉस आता है, अगर साइन दोनों साइन में धनात्मक तो साइन में धनात्मक, कॉस में ऋणात्मक। ठीक सर, तो क्या मैं यहां पर साइन सी प्लस साइन डी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। ये मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, सी प्लस डी बटा 2 मतलब x प्लस 7x, 8x बटा 2 तो 4x, कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी माइनस डी मतलब x माइनस 7x, x माइनस 7x मिलाकर हो गए 6x, माइनस 6x, उसका बटा 2 माइनस 3x, पर कॉस के अंदर माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये कॉस 3x हो जाएगा। उसी तरह ये भी ऐसा हो जाएगा क्या, 2 साइन 3x प्लस 5x बटा 2 कॉस 3x माइनस 5x मतलब माइनस 2x बटा 2, तो मिलाकर माइनस x, और कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से अगर आप 2 साइन 4x को बाहर निकाल लेते हैं तो सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस 3x प्लस कॉस x बच जाता है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा काम आपको करना है, आपको दूसरा सूत्र यहां लगाना है कॉस c प्लस कॉस d का। कहां पर? यहां पर लगा कर देखो फटाफट आंसर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, अगर आपने ट्राई किया हो तो इसे कर लिया करो यार। अगर मैं बोलता हूं ना कि रोक के ट्राई कर लो, इसका मतलब उस कंडीशन पे आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कॉस सी प्लस डी, तो कॉस सी प्लस डी बटा 2, साथ में आता है मल्टीप्लाई करके 2 आता है पहले तो यार, तो मल्टीप्लाई करके 2 लिखा, फिर लिखा सी कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साथ में कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो अगर यही कहानी यहां दोहराई जाए तो ये मिल जाएगा 2 साइन 4x के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बचा 2, ठीक है, कॉस सी प्लस डी बटा 2, 3x प्लस x 4x बटा 2 2x, कॉस सी माइनस डी बटा 2, 3x माइनस x 2x, 2x बटा 2 x। अब 2 दूनी हो गए 4, ठीक है, कॉस x को पहले लिख दिया जो कि यहां लिखा हुआ था, फिर कॉस 2x और साइन 4x। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही तो करना था, 4 कॉस x कॉस 2x साइन 4x। कुल मिला के 4 लाइन में सवाल खत्म हो रहा है, वो भी विविध प्रश्नावली का, है ना, मजे की बात। चलिए देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा, चिंता ना करो। अगला सवाल है साइन 7x साइन 5x प्लस साइन 9x साइन 3x कॉस 7x कॉस 5x कॉस 9x कॉस 3x। इनमें ना इनने पेयर बना के दिए ऑलरेडी। सवाल के अंदर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये जो सवाल है वो पूर्णतः मजदूरी वाला सवाल है, मतलब हमें पूरी तरह बस मेहनत करनी है इस सवाल में और कुछ नहीं करना, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपना, जो दिया है उसमें सूत्र लगा लगा के फ्री हो जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 और 5 मिला के 12, 9 और 3 मिलाकर 12, 7 5 12 9 3 12, मतलब इन्होंने पेयर ऑलरेडी बना के दिए हैं कि आपको किसको किसके साथ जोड़ना है। उसके बाद करना क्या है, ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेंशन है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो करना यही है, क्या है, जो जो बोला जाए वही वही करते हैं, बाकी चीज देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूले जो जो चाहिए हमको यार। तो पहला सूत्र हमें यहां लगने वाला है, पहला जो सूत्र है वो है साइन सी प्लस साइन डी, है ना, उम्मीद है अब तो याद हो गया होगा यार। ये 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो इस फॉर्मूले की मदद से साइन 7x के बारे में प्लस साइन 5x के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह है 2 साइन 7 प्लस 5 12 बटा 2 मतलब 6x, साथ में कॉस 7 माइनस 5 2, 2 बटा 2 x, तो कॉस x। उसी तरह साइन 9x
प्लस साइन 3x, तो वही फिर से 2 साइन 9 प्लस 3 12/2 6x कॉस 9 माइनस 3 6 6/2 3 तो कॉस 3x। वाओ, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल, दूसरा यहां पर सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगना है कॉस 7x प्लस 5x कॉस 9x प्लस कॉस 3x। तो यहां पर फिर से हम वही सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है, सूत्र लगना है दूसरा कॉस c प्लस कॉस d, और कॉस c प्लस कॉस d कितना, 2 कॉस c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। तो यार अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कॉस 7x कॉस 5x, तो कॉस 7x प्लस 5x मतलब दोनों का पहले तो c प्लस d करना है, तो ये हो जाएगा वही 2 कॉस 6x 7 में कॉस x, है ना। 7 में से 5 गए तो 2x बचे बटा 2 तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉस 9x प्लस कॉस 3x, सवाल वही है 2 कॉस 6x 7 में कॉस 3x, है ना सर जी, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया जाए इसे। अब यार जो जहां लिखा है उसकी जगह जो हमने निकाला वो रखते हैं ना, क्यों फालतू मेहनत करेंगे। तो cos 7x प्लस 5x की जगह 2 साइन 6x cos x, ठीक है। तो देखना क्या लिखा जा रहा है, 2 साइन 6x cos x प्लस 2 साइन 6x cos 3x, यही है, शायद यही है। दूसरा हर में इसकी जगह पर ये लिखा, इसकी जगह पर ये लिखा, वैसे इसकी जगह पर ये लिखना है, इसकी जगह पर ये लिखना है, तो यहां पर मिलेगा 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x, यही है ना, cos 3x। शायद आपको अब पता चल चुका है कि हमें करना क्या है। ऊपर से हमें sin x को बाहर निकालना है, 2 को भी बाहर निकाल सकते हो, यहां से cos 6x को बाहर निकालना है। तो अगर आपने अंश में से sin 6x को बाहर निकाला तो उसके पास बचा यहां पर सिर्फ cos x cos 3x, तो cos x प्लस लगेगा बीच में cos 3x, और अगर यहां पर आपने cos 6x को बाहर निकाल लिया तो यहां पर बचा फिर से cos x cos 3x, यही है ना, बिल्कुल सर, था तो यही। अगर यही था तो सवाल खत्म हुआ कि नहीं हुआ, cos x से cos x प्लस 3x से cos x प्लस 3x कट गए। परीक्षा में ऐसा काटना मत, अंडरस्टूड है। अगर आपने इन लाइन को नहीं लगाया और हटा दिया तो भी समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 2 से 2 कटे, आपके पास बचा sin 6x cos 6x, और ये दोनों मिलाकर हो गए tan 6x, और हमें यही चाहिए था। तो इति सिद्धम, फिर से ये चीज सिद्ध हो चुकी है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मतलब अगला सवाल। सवाल लगभग वैसा ही, थोड़ा सा अलग। सवाल ऐसा है कि sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, क्या किया जाए इस सवाल में। देखो, आपको सवाल के अंदर चाहिए sin 3x sin 2x माइनस sin x, इनमें से किसी न किसी दो में आपको sin c प्लस sin d लगाना है। ये तो करना है। तो sin c प्लस sin d लगा के देखो कि किसमें लगाने पर, किन दो में sin c प्लस sin d लगाया जाए या sin c माइनस sin d लगाया जाए कि तीसरा कुछ एडजस्ट हो जाए। जैसे अगर मैं 3 प्लस 2 करता हूं तो ये 5 आएगा, 5/2 5/2। लेकिन अगर मैं 3 प्लस x करता हूं तो ये 4 आएगा, 4/2 2x होता है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में sin c माइनस sin d लगाऊं तो शायद कहीं ना कहीं सवाल हल होने की तरफ बढ़ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें तो
चलिए ट्राई करते हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा, क्योंकि हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अगर आप इन दोनों को पास पास लाके लिख दे एक बार, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। और अगर आपको पता हो तो आप साइन c प्लस साइन d लगा सकते हैं। यहां पर सूत्र नंबर 1, मतलब किसका प्रयोग कर रहे हैं वो देख लेते हैं अपन। साइन c प्लस साइन d तो साफ साफ तौर पे लग रहा है, साइन c प्लस साइन d नहीं, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d लगेगा, तो ये होता है 2 साइन c माइनस d बटा 2, साथ में cos c प्लस d बटा 2, तो cos c प्लस d बटा 2। तो अगर यहां पर ऐसा कुछ हल किया जाए तो ये आ जाएगा साइन c माइनस d, तो 3x माइनस x 2x बटा 2, तो सिर्फ और सिर्फ x, cos c प्लस d बटा 2, c प्लस d बटा 2 मतलब 3x प्लस x 4x बटा 2, तो 2x प्लस, यार हमने सोचा था कि साइन 2x बन जाएगा, वो तो नहीं बना क्योंकि यहां तो साइन x ही बना। अब इस साइन 2x को साइन x बनाने की कला शायद आप लोगों को आती है। क्या इस साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x गुणा cos x, है ना। साइन 2 थीटा का भी मैंने यहां पर सूत्र लगा दिया, वो लगाने से शायद थोड़ा बहुत सवाल आसान हो चुका है। तो यहां पर इसकी जगह पर लिखा जाएगा 2 साइन x cos x। यहां से साइन x गुणा 2, यहां से साइन x गुणा 2 को बाहर निकाला तो ये बचा 2 साइन x cos 2x प्लस cos x। अब फटाफट कमेंट करो किस फॉर्मूले की जरूरत है, किसकी जरूरत है। cos 2x cos x यही चाहिए ना, मतलब cos c प्लस cos d, जरूरत तो इसी की है। तो तीसरा फॉर्मूला लगने वाला है यहां पर cos c प्लस cos d, जिसका मतलब अगर दोनों cos है तो या तो दोनों के दोनों cos आएंगे या दोनों के दोनों साइन आएंगे। दोनों cos कब आएंगे, जब cos c प्लस cos d हो रहा हो। दोनों साइन कब आएंगे, जब cos c माइनस cos d हो रहा हो। यहां पर cos c प्लस cos d था, इसीलिए 2 cos c प्लस d बटा 2 गुणा cos c माइनस d बटा 2। तो यहां से ये जो सवाल है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। 2 साइन x तो बाहर है, 2 cos c प्लस d बटा 2, 2x प्लस x 3x बटा 2, तो 3x बटा 2 को हम 3x बटा 2 ही लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता इसका आधा कितना होता है। उसके बाद cos c माइनस d 2x माइनस x बटा 2 को x बटा 2 ही लिखा जाएगा। 2 दूनी हो गए 4, बहुत बढ़िया। साइन x बाहर, साथ में cos 3x बटा 2 और cos x बटा 2, इतना सा है। और यही आपको सिद्ध भी करना था, सवाल में प्रूव यही करना था वास्तव में, और तो कुछ था नहीं। तो LHS बराबर RHS आप लोग सिद्ध कर चुके हैं, कुछ नहीं, सिंपल cos c प्लस d cos c माइनस d और ऐसे ऐसे साइन 2x। इस फॉर्मूले की जरूरत हमें बहुत ही कम पड़ी अभी ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं। cos 2 थीटा साइन 2 थीटा cos 3x साइन 3x बहुत काम देने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन x बटा 2 cos x बटा 2 tan x बटा 2 ज्ञात कीजिए यदि। tan x ऐसा कुछ है, सिंपल तरीका बताता हूं मैं। जब भी ये तीनों पूछे जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना, पहले साइन देखिए, मतलब किसको कैसे निकाला जाए। जो भी सवाल आपको दिया है, जिस भी सवाल मतलब जो भी चीज आपको दी है उसमें आप सबसे पहले निकालने की कोशिश करो cos x। क्या निकालने की कोशिश करो, cos x। cos x निकालने के बाद आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिए,
1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस का वर्ग एक्स बटा 2, है ना। अपन पढ़ चुके हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस का वर्ग थीटा। एक्स को 2 थीटा माना तो थीटा की जगह एक्स बटा 2। यहां से आपको कॉस एक्स आ जाएगा इसका वर्गमूल लेने के बाद, और यहीं पर साथ ही साथ 1 माइनस कॉस एक्स का प्रयोग भी कर लीजिए, तो ये दे देगा 2 साइन का वर्ग एक्स बटा 2। इन सवालों का मतलब एक प्रॉपर मेथड है। उसके बाद आपने वर्गमूल निकाला तो 1 माइनस कॉस एक्स का वर्गमूल निकालने के बाद साइन के बारे में पता चल गया, ये भी ठीक है। पर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि अगर कॉस का वर्ग लेंगे, कॉस का वर्ग लिखा है उसका वर्गमूल लेंगे तो एक धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा, ये चीज पता यहां से चलेगी। देखते हैं अपन। अब साइन का साइन एक्स बटा 2 मिल जाएगा, कॉस एक्स बटा 2 मिल जाएगा, तो टेन एक्स बटा 2 कौन सी बड़ी बात है, नहीं है ना। चलिए मैं आपको इस सवाल को हल करके दिखा देता हूं। ऐसा हमने विविध उदाहरण में भी सवाल हल किए थे। सवाल है कि अगर 10x माइनस 4 बटा 3 है और x द्वितीय चतुर्दांश में है, ठीक है, तो आपको जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें पहली इंफॉर्मेशन तो यह है कि 10x माइनस 4 बटा 3 है, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो x है वो द्वितीय चतुर्दांश में है। द्वितीय चतुर्दांश मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। द्वितीय चतुर्दांश का मतलब तो यही है। क्या निकालना है, cos x। कैसे निकाला जाए, सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज बनाया जाए, है ना। एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जाए, उस त्रिभुज के अंदर जो x नाम का कोण है उसका tan 4 बटा 3 है, तो ये 4 और ये 3 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इतना है तो cos x कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा 3 बटा 5। पर चूंकि x द्वितीय चतुर्दांश में है तो cos ऋणात्मक होता है, इसीलिए cos x कितना, माइनस 3 बटा 5। क्या आप लोगों को मेरी इतनी सी बात समझ में आई है ना। हमने क्या निकाला, पहले 10, वो माइनस साइनस वाला पंगा छोड़ दिया, इसका जो माइनस है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 10 4 बटा 3 था, तो यहां से अपन ने कर्ण निकाल लिया, आधार और लंब निकाल लिया। उसके बाद cos x निकाल लिया। cos क्या होता है सर, आधार बटा कर्ण, साथ में माइनस चिन्ह, क्यों, क्योंकि द्वितीय चतुर्दांश में। अब इसके बाद आप चूंकि जानते हो कि 2 cos का वर्ग x बटा 2 बराबर 1 प्लस cos x, है ना, फॉर्मूला वही है। तो 2 cos का वर्ग x बटा 2 बराबर 1 प्लस माइनस 3 बटा 5, और 1 प्लस माइनस 3 बटा 5 कितना, तो यार ये तो हुआ कुछ ऐसा 2 बटा 5। देख लो, -1 माइनस 3 बटा 5, तो 2 cos का वर्ग x बटा 2, है ना। मैंने बोला सिस्टम हमें वही फॉलो करना है। तो ये मिला 2 cos का वर्ग x बटा 2 बराबर 2 बटा 5। 2 से 2 उड़े तो ये 2 गया, ये 2 गया, यहां बचा 1। तो cos x बटा 2 कितना, cos x बटा 2 बराबर प्लस माइनस 1 बटा √5। लेकिन यहां थोड़ा हम परेशान होंगे। परेशान क्यों होंगे, हम धनात्मक चिन्ह लें या ऋणात्मक चिन्ह लें, हमें यह समझ में नहीं आ रहा अभी। इसके लिए आपको x का मान दिया है कि x पाई बटा 2 से पाई के मध्य। द्वितीय चतुर्दांश का मतलब यही है ना। अगर चतुर्दांश के बारे में बात करोगे तो ये 0 पाई बटा 2 और ये पाई, ये पहला चतुर्दांश, ये दूसरा चतुर्दांश। तो दूसरे का मतलब पाई बटा 2 से पाई। x बटा 2 किस चतुर्दांश में होगा, तो इधर पूरी असमीका में आप 2 से भाग दे दीजिए। तो अगर पाई बटा 2 में 2 से भाग देंगे तो पाई बटा 4, x पाई बटा 2, मतलब x जो है वो पाई बटा 4 से पाई बटा 2 के मध्य होगा, और पाई बटा 4 से पाई बटा 2 के मध्य होना, इसका मतलब ये वाले क्षेत्र में होना, है ना। इसका मतलब x बटा 2 प्रथम चतुर्दांश में होगा। कहां होगा, प्रथम चतुर्दांश में।
और प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो cos भी धनात्मक होगा, मतलब cos x बटा 2 भी धनात्मक होगा, तो cos x बटा 2 बराबर 1/√5। इस तरह से आप सबसे पहले आपने cos x बटा 2 निकाल लिया, आप चाहें तो sin x बटा 2 भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद इस क्षेत्र को अपन थोड़ा साफ करते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सी दूसरी, किसकी? sin x बटा 2 की। sin x बटा 2 के बारे में क्या कहेंगे आप? सर हमें यह पता है कि 2 sin का वर्ग x बटा 2 बराबर 1 माइनस cos x बटा 2, 1 माइनस cos x बटा 2 मतलब -3/5, 1 माइनस -3/5 मतलब 8/5। कितना? 8/5। तो 2 sin का वर्ग x बटा 2 बराबर 8/5। अच्छा, ये x बटा 2 नहीं, सिर्फ x, ठीक है। तो sin का वर्ग x बटा 2 अगर 8/5 है तो sin का वर्ग x बटा 2 बराबर 4/5, sin x बटा 2 बराबर 2/√5। धनात्मक चिन्ह क्यों लिया? क्योंकि x बटा 2 द्वितीय चतुर्थांश में है, और अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो सभी चीजें धनात्मक होगी, साइन कॉस टेन कॉट सभी। अब साइन पता है, कॉस पता है, तो tan x बटा 2, साइन x बटा 2 को cos x बटा 2 से भाग दे दिया जाए तो tan x बटा 2 मिल जाएगा। इसको इससे भाग दोगे, 2/√5 को 1/√5 से भाग दोगे तो सिर्फ 2 आएगा, √5 कट गए आपस में। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए थी, तीनों के तीनों आप लोगों ने निकाल ली। डन है? तो बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, जो भी दिया रहे उसमें cos x निकालो पहले तो, और cos x निकालने के बाद cos का वर्ग x बटा 2 1 प्लस cos x, cos का या साइन का वर्ग x बटा 2 1 माइनस cos x बराबर, उसके बाद x बटा 2 पता करो कि x बटा 2 कौन से चतुर्थांश में है। पता चलते ही पता कर लो कि वो धनात्मक है ऋणात्मक है। चलिए, ऐसे और भी सवाल है, जैसे ये सवाल है कि अगर cos का मान, भाई निकालना आपको वही सब कुछ है, ठीक है, cos x बटा 2 साइन x बटा 2 tan x बटा 2, आपको बोला जाए कि cos -1/3 है। cos कितना है? -1/3। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाया, ये x है, cos 1/3 है, तो ये जाहिर सी बात है 1 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। तो ये चीज पाइथागोरस प्रमेय से 3 का वर्ग -1 का वर्ग का वर्गमूल मतलब √8 होनी चाहिए, और √8 का मतलब 2√2 होता है। तो ये कितना? 2√2। और वास्तव में इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले cos x निकालना होता है और वही आपको दिया है। जैसे पुराने सवाल में tan x दिया था, वहां से हमने cos x निकाला, अभी cos x दिया है, ठीक है। अब cos x दिया है, उसके बाद ये बोला है कि x तृतीय चतुर्थांश में है। अगर x तृतीय चतुर्थांश में है, सवाल को समझो, x तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश मतलब 0 से 90, पहला 90 से 180, दूसरा 180 से 270, तीसरा 180 से 270 मतलब पाई से लेकर 3π/2। यहां पर x है, मैं आपको x की फोटो बना के दिखा देता हूं। x कहां है? ये पाई है, ये 3π/2 है, और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपका x फैला हुआ है, मतलब ये कहीं भी हो सकता है, पर है तृतीय चतुर्थांश में। और अगर ये तृतीय चतुर्थांश में है तो वहां cos ऋणात्मक होता है, जो कि सवाल में दिया हुआ भी है। अगर आप इस पूरी असमीका को 2 से भाग दे देंगे तो π/2 से लेकर x 3π/4, 3π/4 मतलब 135 डिग्री, और 135 डिग्री 90 और 180 के बीच में होता है। इसीलिए अगर x/2 का फोटो बनाने जाओगे तो ये तो होगा π/2, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ये होगा 0, ये π/2, ये पाई, बाकी नीचे वाला जो अक्षय मैंने बनाया नहीं है, और ये है यहां पर इतना क्षेत्र 3π/4। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो x/2 का है ना, x/2 π/2 से लेकर 3π/4 है। मतलब x/2 जहां पर भी है, x/2
द्वितीय चतुर्दांश में है। x, या यहां पर भी x बटा 2 आएगा ना, x बटा 2 कौन से चतुर्दांश में है, x बटा 2 द्वितीय चतुर्दांश में है। ठीक है सर। इतनी बात तो ठीक है, ठीक है सर। चलो चतुर्थांश, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये द्वितीय चतुर्दांश में है तो अगर x बटा 2 द्वितीय चतुर्दांश में है तो साइन x बटा 2 तो धनात्मक होना चाहिए। कुछ अगर x बटा 2 द्वितीय चतुर्दांश में है तो साइन x बटा 2 भाई साहब धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉस x बटा 2 ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि x बटा 2 द्वितीय चतुर्दांश में है तो उसका कॉस ऋणात्मक होना चाहिए। ये दो चीजें अपन ने यहां से भी निकाल ली। खैर बात करते हैं जो सूत्र अपन ने याद करने के लिए बोले थे कि 2 कॉस का वर्ग x बटा 2, 2 कॉस का वर्ग x बटा 2 का मतलब 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स कितना है, 1 माइनस 1 बटा 3, तो ये तो आ गया 2 बटा 3, कितना आया 2 बटा 3। तो 2 कॉस का वर्ग x बटा 2 बराबर 2 बटा 3, 2 कॉस का वर्ग x बटा 2 बराबर 2 बटा 3, तो कॉस का वर्ग x बटा 2 1 बटा 3, और अगर वर्गमूल लोगे तो कॉस x बटा 2 बराबर 1 बटा रूट 3 आएगा। और चूंकि ये द्वितीय चतुर्दांश में है तो ऋणात्मक मान लेना पड़ेगा, तो कॉस का मान -1 बटा रूट 3 है ना सर जी। दूसरा साइन का वर्ग, एक माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस -1 बटा 3 जो कि 4 बटा 3 होगा। तो 2 साइन का वर्ग x बटा 2 अगर 4 बटा 3 है तो साइन का वर्ग x बटा 2 2 बटा 3 होगा। और अगर दोनों साइड से वर्गमूल लोगे तो साइन x बटा 3 साइन x बटा 2 बराबर रूट 2 बटा 3, और चूंकि x बटा 2 द्वितीय चतुर्दांश में है तो ये भाई साहब धनात्मक होंगे, इसीलिए 2 बटा 3। tan x बटा 2 साइन x बटा 2 को cos x बटा 2 से भाग दे दो तो tan x बटा 2 मिल जाएगा। ऊपर वाले से रूट 3, नीचे वाले से रूट 3 खत्म, सिर्फ और सिर्फ रूट 2, लेकिन वो भी किस चिन्ह के साथ, ऋणात्मक, क्योंकि cos ऋणात्मक है, साइन धनात्मक है। इतनी सी बात है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं, और शायद वो आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। तो साइन x बराबर 1 बटा 4 और x द्वितीय चतुर्दांश में है। सिंपल सा सवाल है, अगर x द्वितीय चतुर्दांश में है तो x बटा 2 प्रथम चतुर्दांश में होगा, मतलब सभी धनात्मक होंगे। ये बात आप यहां से नोट कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 सारी चीजें निकालते हैं। साइन x दिया 1 बटा 4, अगर साइन x 1 बटा 4 है तो मान लो अगर ये कोण x है, ये 1 है, ये 4 है, तो क्या सीधी सीधी बात है ये वाली भुजा आप निकाल सकते हैं। 4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग मतलब रूट 15। काहे? क्योंकि हमने वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। उसके बाद हमें पता चल चुका कि अगर ये भुजा रूट 15 है तो यहां पर cos x निकालना बड़ा आसान है, और cos x होगा रूट 15 बटा 4, है ना। लेकिन चूंकि x द्वितीय चतुर्दांश में है तो cos ऋणात्मक होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, मतलब जहां जहां जरूरत पड़ने वाली वो देख लेते हैं अपन। x द्वितीय चतुर्दांश में है, अगर x द्वितीय चतुर्दांश में है तो ये पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए। तो x बटा 2 मतलब सब दूर आप 2 से भाग दे देंगे तो ये पाई बटा 4 से बड़ा और पाई बटा 2 से छोटा होना चाहिए। पाई बटा 2 से छोटा होना चाहिए मतलब कितना,
90 से छोटा होना चाहिए, 45 से बड़ा होना चाहिए। पाई बटा 4 का मतलब 45, 45 से बड़ा 90 से छोटा मतलब प्रथम चतुर्दांश में है। तो अगर x प्रथम चतुर्दांश में है, चूंकि या सॉरी x बटा 2 प्रथम चतुर्दांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश में है, इसीलिए सभी x बटा 2 वाले त्रिकोणमितीय फलन, चाहे वो sin x बटा 2 हो, cos x बटा 2 हो, tan x बटा 2 हो, सभी धनात्मक होंगे, है ना। ये बात तो अपन जान चुके हैं। अगर सभी धनात्मक होंगे तो सबसे पहले हमारे पास cos x निकल चुका, तो क्या हम cos x बटा 2 निकाल लें? बिल्कुल, 2 cos का वर्ग x बटा 2 बराबर 1 प्लस cos x होता है। यही होता है। cos x का मतलब -√15/4, तो ये मिल जाएगा 2 cos का वर्ग x बटा 2 बराबर 1 माइनस, क्योंकि इसका मान -√15/4 है, इसीलिए ये माइनस हुआ, ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर 4 माइनस √15/4, ठीक है। तो cos का वर्ग x बटा 2 कितना? 4 माइनस √15/8। वर्गमूल लोगे तो cos x बटा 2 कितना? cos x बटा 2 बड़ा सा वर्गमूल 4 माइनस √15/8, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब इसे चाहो तो आप थोड़ा और हल कर सकते हो, पर हल करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां पर पूर्ण वर्ग नहीं बनता हुआ दिख रहा है। खैर, दूसरा sin x बटा 2, पता है मैं sin x बटा 2 को सीधा सीधा भी अब लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि sin का वर्ग x बटा 2 यहां माइनस आएगा। अगर यहां माइनस आएगा तो मतलब यहां माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, तो ये 4 प्लस √15, तो 4 प्लस √15, तो यहां पर वर्गमूल के अंदर 4 प्लस √15/8। कैलकुलेशन वही है। कुछ कुछ चीजें हम जल्दबाजी में आसान भी कर सकते हैं ना, हमेशा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब sin x को tan x से भाग दो, या tan x के लिए sin x को cos x से भाग दे दोगे, तो 4 बटा √15, 4 माइनस √15, तो यहां पर मिलेगा 4 प्लस √15 और यहां 4 माइनस √15। अगर इतना है, दोनों का वर्गमूल लिया, tan x बटा 2 इतना आया। tan x बटा 2 में आप परिमेयकरण कर सकते हैं हर का, मतलब इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चलेगा, परिमेय संख्या बना सकते हैं इसको। बाकी अभी तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए त्रिकोणमितीय फलन में। मैं इस अध्याय की समाप्ति पर आपको एक बात और बता देता हूं। बात आपको यह बता देता हूं कि ये जो अध्याय है वो सिर्फ 11वीं कक्षा तक नहीं है। जो अध्याय 11वीं कक्षा तक होगा, मैं कहूंगा कि ये 11वीं कक्षा तक है। यह अध्याय आगे बहुत काम देने वाला है। तो मेरे हिसाब से त्रिकोणमितीय फलन में कहानी इतनी ही थी, पर कहानी अगर आपको पूरी जितनी भी त्रिकोणमितीय फलन में आपको बताई गई, अगर वो आपको बहुत अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में देखना है, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में देखना है कि किसके बाद क्या आएगा, हमें क्या पढ़ना था, क्या रह गया है, तो www.magnetbrains पर जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड। आप CBSE हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कीजिए, आप वहाँ पर कक्षा 11वीं को सिलेक्ट कीजिएगा, मेरा फोटो अपना विषय दिख जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी चैप्टर वाइज। आपको सबसे पहले समुच्चय मिलेगा, फिर संबंध फलन मिलेगा, और फिर मिलेगा त्रिकोणमितीय फलन। आपने त्रिकोणमितीय फलन पे क्लिक किया, आपको जितना कुछ पढ़ाया गया है, मतलब सारा ही पढ़ाया गया है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि पहले कोण किया था, उसके बाद फलन किया था, प्रांत परिसर किया था, प्रश्नावलियाँ की थी। जिस पे क्लिक करोगे वो ऐसे चलने लग जाएगा। तो इतनी सी बात है, बड़ा आसान तरीका है ये। आप YouTube पर ढूंढिए, अगर अब मतलब YouTube पर आपको मिल जाए आसानी से, अच्छी बात है। प्लेलिस्ट बनी वहाँ पर भी रखी हुई है, अगर आप साइट पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसे एक्सेस करने के सब अलग अलग तरीके हैं, सबका मकसद एक ही है, और मकसद है कि आपको सभी चीज़ें पूरी तरह से मुफ्त और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाए। तो अगर
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर आपको ये सभी बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, इस चैनल को फैलाइए। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इन 3 मुद्दों पर अपनी बात बनी रहती है। अपन फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।